नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। आज की पहली बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट आते ही पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे आज वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में क्या होगा। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे मोदीमय हुआ सिंगापुर और आज किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इन खबरों के साथ ही आपको बताएंगे कि कोलकाता में डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैसे सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। ब्लैकआउट प्रोटेस्ट के तहत लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझाकर प्रदर्शन का समर्थन किया है। और आखिर में बात होगी आंध्र प्रदेश में आफत की बारिश की, जहां भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर है हरियाणा से, वो आपको बता दें। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट पर घमासान अब शुरू हो गया है। टिकट कटने से कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं और इस्तीफा भी दे दिया है। सीएम सैनी लाडवा से और अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला है। तो देखिए, जब लिस्ट जारी हुई तो कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है। जेजेपी से आए 3 विधायक भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। 3 मंत्री समेत कुल 9 विधायकों के टिकट कट गए हैं। तो हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है। बड़ी बातें क्या है यह आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 67 उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। 3 मंत्री समेत 9 विधायकों के टिकट इसमें कटे हैं। 8 मंत्रियों को फिर से मौका मिला है। पहली लिस्ट में 25 नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया। इसके अलावा जेजेपी से आए 3 विधायकों को टिकट दिया गया। पूर्व मंत्री अनिल विज अंबाला से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी सीटों पर 13 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। तो देखिए, बताया जा रहा है कि ऐसी सीटों पर 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। वहीं सावित्री जिंदल को हिसार से टिकट नहीं मिला। नवीन जिंदल की मां है सावित्री जिंदल। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नारनौद से टिकट दिया गया है। तो देखिए, ये पहली सूची जारी हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की, और कई नेताओं की नाराजगी सामने आई है। किन किन को टिकट दिया गया है ये भी हमने आपको बताया। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। मोहित, पहली लिस्ट हरियाणा को लेकर बीजेपी ने जारी की और कई नेताओं की नाराजगी सामने आई, यहां तक कि इस्तीफा तक दे दिया। कौन कौन से नाम शामिल है और क्या क्या शॉकिंग रहा है इस लिस्ट में? देखिए, कई बड़े नाम शामिल हैं और सबसे बड़ा नाम है रंजीत चौटाला, जो कि सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। पिछली बार निर्दलीय वहां से जीते थे और इस बार बीजेपी में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। कविता जैन हैं, पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा सरकार में रही हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है और इसी तरह से तकरीबन हर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाराज़गी है और जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है। कुछ ऐसे दावेदार थे, कुछ पूर्व विधायक थे जिन्होंने रात को ही अपना इस्तीफा दे दिया आनन फानन में। तो काफ़ी नाराज़गी है और काफ़ी घमासान मचा हुआ है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा सकता है कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है और कई जगह पर विरोध की खबरें सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बीच मोहित आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की पहले लिस्ट में पार्टी नेताओं के रिश्तेदारों को भी जो टिकट की खबर है सामने आ रही। लिस्ट जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत छिड़ गई है। टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी बीजेपी को छोड़ दिया। जैसे ही पहले लिस्ट 67 उम्मीदवारों की सामने आई बीजेपी के हरियाणा चुनाव में। आमोद इस वक्त हमारे साथ, आनंद पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े पूरी जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी, ये बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा और चैलेंजिंग साबित हो सकता है जो चुनाव प्रभारी हरियाणा में उनके साथ साथ कुल 3 जो नेता उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया? देखिए, जब पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में है और तीसरी बार चुनाव में जा रही है तो जाहिर तौर पर पार्टी को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और यही वजह है कि बीजेपी की जो पहली सूची आई है ये बड़ी सूची है। इसमें 67 नाम है, लेकिन इस सूची को जारी करने में बीजेपी को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके 8-9 दिन बाद बीजेपी को ये अपनी सूची पहले जारी करनी पड़ी है। बीजेपी दरअसल इन्हीं समीकरणों को बिठा रही थी और साथ ही साथ जो पार्टी के अंदर जो नेता नाराज थे या नाराजगी जिनके सामने आ सकती थी उनको मनाने की कोशिश कर रही थी। और रही बात इन नेताओं की नाराजगी की, तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का एक मैकेनिज्म है, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इन नेताओं को मना लिया जाएगा। ये नाराजगी सामने आती है अगर किसी की उम्मीदें होती है तो और टिकट नहीं मिलता है तो।
लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली सूची में अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की है, ये जरूर खासा अहम होता है और नजर भी आ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ग को बीजेपी ने इसमें जो पहली सूची आई उसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें 14 टिकट जो पिछले समाज से आने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं, जिसमें गुर्जर है, यादव है, कश्यप है, कुमार है, कंबोज है, राजपूत है, सैनी है। यानी कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया और इसलिए जी, और इसी समीकरण के साथ जो 67 उम्मीदवार है पहली लिस्ट में वो तय किए गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। आनंद आपका और मोहित मल्होत्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर भी हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है, लेकिन इस खबर के सेंटर में बजरंग पुनिया है। बादली विधायक कुलदीप केसी वेणुगोपाल से मिले हैं। केसी वेणुगोपाल से कुलदीप वत्स की गुपचुप मुलाकात हुई है। सूत्रों का दावा है कि वेणुगोपाल को कहा, मैं ही लड़ूंगा, मेरा क्या कसूर। बजरंग पुनिया बादली सीट से चाह रहे हैं कांग्रेस का टिकट और इसीलिए कहा जा रहा है कि अंदर खाने ये मुलाकात हुई है। तो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके की गहमा गहमी बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है। बजरंग बादली से चाह रहे थे कांग्रेस टिकट, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है कुलदीप केसी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया भी इसी सीट से टिकट चाह रहे हैं और इसलिए केसी वेणुगोपाल के साथ ये गुपचुप मुलाकात हुई है, लेकिन किससे मिलेगा टिकट, सस्पेंस बना हुआ है। जी बिल्कुल, सस्पेंस बना हुआ है। बजरंग पुनिया जो बादली की सीट चाहते हैं, वहां से कांग्रेस के वरिष्ठ ब्राह्मण विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो वहां से सिटिंग विधायक हैं। ऐसे में उनका मन टटोलने के लिए केसी वेणुगोपाल ने उनसे कल देर रात मुलाकात की, जिसमें कुलदीप वत्स ने कहा कि उनका क्या कसूर है, उनका टिकट काटा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने बजरंग पुनिया को 1-2 और सीटें सुझाई हैं, जिस पर बजरंग पुनिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर अभी बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे या किस सीट से लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। इस पर पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल कुमार विक्रांत, लेकिन ये जरूर साफ है कि बजरंग पुनिया को टिकट जरूर मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें हम सब ने देखी है। बड़ी अहम मुलाकात हुई है, नजर बनी रहेगी इस सीट को लेकर क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि बजरंग को कांग्रेस ने क्या ऑफर दिया है और बजरंग पुनिया ने क्या मांग की है। और सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं और यहां पर पूरी जानकारी आपके सामने। बजरंग को कांग्रेस का टिकट, अब सवाल यह है कि कहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि बादली की जो मांग है, बादली सीट की वहां की जो मांग है वो रख दी गई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस पर पूरी डिटेल आपको दे, लेकिन इससे पहले ये आप जानिए हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक और अहम खबर, जिस पर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता ने बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस आलाकमान को प्रताप सिंह बाजवा की नसीहत। बाजवा बोले, जितनी होगी आपसे दूरी उतना अच्छा। बाजवा बोले, हरियाणा में आपसे कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है, इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने, भगवान भूला हुआ है इनको। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीता। और ये मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिलती। तो मगर आप पार्टी हाईकमांड क्या इंडिया ब्लॉक को साथ रखना चाहता है, क्या उनकी अपनी सोच है? देखिए, उनकी सोच है ऑल इंडिया लेवल की, हमारी सोच है स्टेट लेवल। मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि इनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही अच्छा। और बुलेटिन में आप रुख करते हैं दिल्ली की ओर। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। 2 याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। तो आज देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर टिकी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आ सकता है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल के किन किन याचिकाओं पर सुनवाई होनी, इस पर एक नजर डालते हैं। बिग वॉल का रुख करते हैं केजरीवाल को सुप्रीम राहत की आज कितनी उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, यह आपको जानकारी दे दे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच में सुनवाई होगी। ईडी मामले में कोर्ट ने रिहाई
का जो फैसला उसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी जो चुनौती है वो दी गई है। ये दूसरी याचिका को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। पीयूष, हालांकि इससे पहले जो मामला है उसको अगली सुनवाई के लिए टाला गया, लेकिन आज कितनी उम्मीदें हैं किसी राहत की? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। एक गिरफ्तारी को लेकर के है और दूसरी उनकी जमानत को लेकर के है। सीबीआई ने पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी को लेकर के अपना जवाब दाखिल कर दिया था और ये जायज ठहराया था कि उनकी ओर से जो गिरफ्तारी की गई अरविंद केजरीवाल की जेल में रहते हुए वो बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्होंने जेल से बाहर रहते हुए जो कदम उठाए थे और जिस तरह से फोन में जो डेटा था उसको खत्म किया था, उसके मद्देनजर जब उनके पास पुख्ता सबूत आया तब उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब आज सीबीआई को इस मामले में जमानत को लेकर के अपना जवाब दाखिल करना है। अभी तक वो जवाब नहीं दाखिल किया गया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीआई को जवाब दाखिल करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल पक्ष को भी रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कहा था। इस मामले में चूंकि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिलनी है तो अंतरिम जमानत की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इनकार कर दिया था और ये कहा था कि हम इस मामले में रेगुलर बेल पर ही सुनवाई करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में अगर सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया जाता है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की ओर से रिजॉइंडर दाखिल कर दिया जाता है और प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि दस्तावेजों का जो आदान प्रदान है सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया जाना है, यदि वो कंप्लीट हो जाता है तो इस मामले में केजरीवाल के लिए राहत की खबर आ सकती है। हालांकि अभी तक जी, तो केजरीवाल के लिए राहत की खबर आ सकती है जो आज जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर है वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक से जुड़ी हुई। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की तीसरी बैठक आज है। रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे। जेपीसी की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। तो वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में क्या होगा? कई मंत्रालय के प्रतिनिधि आज और कल अपना पक्ष रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। रेलवे, आवास और शहरी मंत्रालय के प्रतिनिधि आएंगे। सभी प्रतिनिधि प्रावधानों पर अपना अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी अपना पक्ष रखेंगे। विचार, सुझाव और मौखिक साक्ष्य रखने के लिए बुलाया गया है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं सिंगापुर की ओर। सिंगापुर में पीएम मोदी, लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी सेमीकंडक्टर कंपनियों के मालिकों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी सिंगापुर की राजकीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी का कल सिंगापुर एयरपोर्ट पर पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के घर पहुंचे। उस वक्त सिंगापुर के पीएम ने खुद बाहर आकर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े पूरी जानकारी के साथ। मनीष, कितना अहम रहने वाला है आज का दिन सिंगापुर दौरे में? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच अभी बातचीत जो है वो खत्म हो गई है। उनके बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई और उसके बाद भारत और सिंगापुर के बीच 4 समझौते हुए हैं। मुख्य तौर पर सेमीकंडक्टर को लेकर ये एमओयू हुए हैं और वो 4 समझौते के बाद भारत और सिंगापुर के बीच में इस बात को लेकर एक तरह से कहीं आगे बढ़ने का फैसला किया गया कि किस तरह से भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिंगापुर दुनिया में 10% सेमीकंडक्टर आउटपुट देता है और वहीं 20% सेमीकंडक्टर आउटपुट जो है पूरी दुनिया का उसका प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए भारत के छात्र किस तरह सिंगापुर के यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के कोर्सेज को लेकर, ताकि एक टैलेंट पूल तैयार किया जा सके भारत में और वो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में काम कर सके। इस दृष्टिकोण से ये एमओयूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई है, बातचीत खत्म होने के बाद दोनों देशों ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के सम्मान में एक लंच दे रहे हैं। इन सब के बाद फिर उनका स्वदेश लौटने का कार्यक्रम। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर समेत कई जो क्षेत्र हैं उसको लेकर समझौता हुआ है सिंगापुर और भारत के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और देखिए अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कल्याण से मूर्तिकार जयदीप आपटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयदीप ने ही शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद से वो गायब था और इसके पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एक और जो गिरफ्तारी है वो इस पूरे मामले में हुई है। जो मूर्तिकार हैं उन्हें खुद गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले चेतन पाटिल को, जो कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो शिकंजे में मूर्तिकार जयदीप, क्या है पूरा मामला ये समझिए। दरअसल मुंबई पुलिस के शिकंजे में मूर्तिकार शिवाजी की मूर्ति जयदीप ने ही बनाई थी। 35 फुट ऊंची मूर्ति सिंधुदुर्ग में टूट गई थी। मूर्ति ढहने के बाद से फरार था जयदीप। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पत्नी मां से मिलते हिरासत में लिया गया। पता लगाने के लिए 7 टीमें लगाई गई थी। शिवाजी की प्रतिमा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उद्घाटन के बाद 9 महीने में ही ये मूर्ति ढह गई थी और इसे लेकर के काफी विवाद भी हुआ था और अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। शिकंजे में जो मूर्तिकार जयदीप है, जिन्होंने शिवाजी की मूर्ति स्ट्रक्चर की थी, बनाई थी, अब उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और उनसे भी आगे की पूछताछ होगी। तो देखिए पूरे मामले के बारे में भी जानकारी आपको दी हमने। 35 फीट की मूर्ति शिवाजी की बनाई गई थी और मात्र 9 महीने के अंदर ही ये मूर्ति ढह गई थी और इस पूरे मामले को लेकर काफी सियासत हुई थी और उसके बाद जाकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच टीम बिठाई गई।